theoretically पता होने चाहिए what are the advantages and disadvantages of straight line method. हर साल आप सेम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं. सबसे बड़ी एडवांटेज तो सिंपल मेथड है, आसान रहता है, दिमाग कम लगता है. इट इज अ सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ईच ईयर इज द सेम प्रोवाइडेड इट इज बीइंग यूज्ड फॉर द फुल ईयर. तो ये बात तो समझ आ गई ना कि अगर आपने हाफ ईयर के लिए ही एसेट यूज करा है तो उस अमाउंट का हाफ हो जाएगा. ठीक है ना. In this method, assets can be depreciated up to the scrap value or zero value. Straight line method में जितना asset की value है वो पूरा exhaust हो सकता है, क्योंकि आप हर साल same amount of depreciation charge कर रहे हैं. तो 10 साल अगर 10% है तो 10 साल के बाद asset की value आपके books में zero रह जाएगी. और अगर कोई scrap value है तो up to the scrap value depreciate होगा, मतलब पूरी की पूरी value depreciate कर सकते हैं. रिटन डाउन वैल्यू में ऐसा नहीं होता, अभी हम देखेंगे. रिटन डाउन वैल्यू एक बस छोटा सा ट्रेलर कैसा होता है, जैसे 10 लाख का एसेट था उसका 10% कितना हो गया 1 लाख, अब बचा 9 लाख. नेक्स्ट ईयर 9 लाख का 10% तो 90,000, अब बचा 8,10,000, फिर 8,10,000 का 10% तो जो जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है उसका 10%. तो वैल्यू कभी खत्म ही नहीं होगी, कम होती जाएगी बट जीरो नहीं होगी कभी. बट स्ट्रेट लाइन में तो जीरो हो सकती है क्योंकि पूरा स्ट्रेट सेम अमाउंट है हर साल. ओरिजिनल कॉस्ट का ही 10% है ना हर साल, तो वो एस्टिमेटेड लाइफ के बाद उसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, WDV में नहीं हो सकती. वो बात की बात है. बट इसमें कैसे हो सकती है, समझ आ गया ये. इन दिस मेथड इट इज इजी टू नो द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. सिंपल है, इजी है. डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू जीरो हो सकती है और अप टू द स्क्रैप वैल्यू पहुंच सकता है आफ्टर इकोनॉमिक लाइफ. Advantages. What are the disadvantages? This method assumes that the amount of depreciation is same for all the years. बहुत बड़ी assumption है. क्यों? क्योंकि जब एसेट नया है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है. आप एक गाड़ी खरीद के लाए 20 लाख की, एक साल के बाद उसकी वैल्यू गिरेगी. तो 20 लाख की थी तो 20 लाख पे डेप्रिशिएट होगी. अब एक साल के बाद तो वैसे ही उसकी वैल्यू कम हो गई, तो डेप्रिसिएशन धीरे धीरे कम होती जाएगी. जैसे आप गाड़ी के इंश्योरेंस कराते हैं, उसकी IDV अगर आपको पता हो डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है, इंश्योरेंस कंपनी उसकी वैल्यू कम करती रहती है ना. नई गाड़ी की ज्यादा होती है, फिर कम उसकी डिक्लेयर्ड वैल्यू कि जिसके ऊपर उसकी, कि अगर कल को चोरी हो गई गाड़ी तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कितने देगी. तो ऑब्वियसली बात है ना, नई गाड़ी के ज्यादा देगी. फिर जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है उसकी कम होती रहती है. तो डेप्रिसिएशन भी तो कम होनी चाहिए थी. जब उसकी वैल्यू गिर गई, जो नई खरीदी थी 10 लाख की, तब समझ आता है कि 1 लाख डेप्रिसिएशन. अब गाड़ी पुरानी होती जा रही है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, डेप्रिसिएशन सेम कैसे है. बात समझ आई. तो बहुत बड़ी अजम्पशन है कि सेम रहेगी डेप्रिसिएशन, बस तुम्हारा काम आसान करने के लिए मेथड बनाया. दिस इज एन अनरियलिस्टिक अजम्पशन, as usefulness of an asset to the business is maximum in the initial years as compared to the later years. Initially asset मतलब जब नया है तो उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती है, उसकी यूजफुलनेस कम होती रहती है. उसके ऊपर रिपेयर्स का खर्चा बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वो पुरानी होती जाएगी उसके ऊपर रिपेयर्स का खर्चा बढ़ता जाएगा. तो जब डेप्रिसिएशन कम होगी तो ओवरऑल जो उस पर खर्चा हो रहा है वो बैलेंस आउट हो जाता है. WDV में हम ये सीखेंगे. अभी बस इतना. स्ट्रेट लाइन में लिमिटेशन सबसे बड़ी कह रहे हाईली अनरियलिस्टिक अजम्पशन है कि आपका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है ना वो हर साल सेम रहेगा, है कि नहीं. अनरियलिस्टिक. विद द पैसेज ऑफ टाइम वर्क एफिशिएंसी ऑफ एसेट्स डिक्रीजेस एंड रिपेयर एक्सपेंसेस इंक्रीज in comparison to earlier years. Higher repair expenses are debited to profit and loss account in later years. आपने कोई गाड़ी खरीदी, पहले साल उसका कोई रिपेयर का खर्चा हो भी सकता है, बहुत रेयरली होता है. पहले तो सर्विसेज भी फ्री होती हैं आजकल, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती रहती है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, उसकी रिपेयर कॉस्ट बढ़ती जाती है रिलेटिवली. यस और नो. रिपेयर एक्सपेंसेस की बात हो रही है, डेप्रिसिएशन की नहीं हो रही. रिपेयर एक्सपेंसेस बढ़ते रहते हैं. तो कह रहे फिर मतलब स्टार्टिंग में उसकी एफिशिएंसी हाई थी, उसकी वैल्यू ज्यादा थी, तब वो ज्यादा डेप्रिशिएट हो रही होगी, धीरे धीरे उसकी वैल्यू गिरती रहती है.
तो उसकी वैल्यू गिरती रहती है, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी गिरना चाहिए। कि एक होता है रिपेयर एक्सपेंसेस, एक डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सेम है, रिपेयर एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो ओवरऑल जो खर्चा है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन WDV में क्या होता है, इनिशियली पूरी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन, फिर कम वैल्यू पे, फिर कम वैल्यू पे, फिर कम वैल्यू पे, और रिपेयर एक्सपेंसेस इनिशियली कम, फिर रिपेयर एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ओवरऑल जो खर्चा है डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर एक्सपेंसेस मिला के वो बैलेंस आउट हो जाता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड में। इट इज अ मोर बैलेंस्ड, मोर रियलिस्टिक मेथड। आपको बस इतना पता होना चाहिए, थियोरेटिकली अनरियलिस्टिक है। दूसरा, जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है उसके रिपेयर, मशीन पुरानी होती है उसके रिपेयर के खर्चे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। Sometimes in this method, book value of assets becomes zero. Still the assets remain in the business, remain in use. अब आपकी गाड़ी है 10 लाख की, 10 साल के बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी बुक्स में, लेकिन आपके सामने गाड़ी खड़ी है। कह रहे ये क्या हुआ, चमत्कार, इसकी वैल्यू तो जीरो हो चुकी है। तो कह रहे इसलिए हो गया ना क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे थे, अनरियलिस्टिक मेथड। ओके, उसकी वैल्यू गिर गई होनी चाहिए ड्रास्टिकली, जीरो तो नहीं हो सकती जब तक वो एग्जिस्ट करती है, चाहे कबाड़ी को बेच के 3000 रुपए मिले, जीरो तो नहीं है। बात समझ आई? तो लिमिटेशन ये पता होनी चाहिए, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट। ठीक है, उसका समरी ही है एक तरह से, मतलब कुछ नया नहीं बताने वाले। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम एवरी ईयर। इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, डेप्रिसिएशन इज कंप्यूटेड ऑन द, अगर रेट गिवन है तो डायरेक्टली ओरिजिनल कॉस्ट पे रेट से कैलकुलेट कर देंगे। इफ द एसेट इज परचेज ड्यूरिंग द ईयर, अगर आपने साल के बीच में खरीदा है, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फॉर दैट पार्ट ऑफ द ईयर फॉर विच द एसेट इज यूज्ड। आपने 9 महीने के लिए यूज करा तो 9 महीने की डेप्रिसिएशन, 6 महीने के लिए यूज करा तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन। सिमिलरली अगर आपने एसेट बेच दिया तो आपने जितने महीने यूज करा उतने महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी, उसके बाद की नहीं लगेगी क्योंकि आप एसेट बेच चुके हो। कोई डाउट? तो ये बातें ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं, बट बहुत ज्यादा। इफ एन एसेट इज सोल्ड विद इन द अकाउंटिंग ईयर, डेप्रिसिएशन इज चार्ज अप टू द पार्ट ऑफ द ईयर इट हैज रिमेन्ड इन यूज, अप टू द डेट ऑफ सेल। अगर आपने 1 जून को बेचा तो अप्रैल में 2 महीने यूज करा था, 2 महीने के डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। जितने पीरियड के लिए एसेट यूज हुआ है उतने पीरियड की डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। अगर हम एसेट साल के बीच में खरीद रहे हैं तो उस साल जितने महीने यूज हुआ था उतने की ही डेप्रिसिएशन होगी। अब नेक्स्ट ईयर के लिए तो वो एसेट पहले से एग्जिस्ट करता है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी। बट अगर जिस साल खरीदा था और साल के बीच में खरीदा था तो उतने पार्ट की ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। और अगर आप एसेट बेच रहे हो तो एसेट अगर साल के बीच में बेच रहे हो तो जितने पीरियड के लिए आपने एसेट यूज किया था उतने पीरियड की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। कोई डाउट? ठीक है जी, पता होना चाहिए एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।